हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको मोहान के नरभक्षी की कहानी सुनाई थी। आज जो कहानी मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं, इस कहानी का नाम है चौघड़ के शेर। इन दो शेरों ने मिलकर 64 से अधिक व्यक्तियों को अपना शिकार बना लिया था। इनके द्वारा पहला मानव शिकार 15 दिसंबर 1925 में किया गया और सबसे अंतिम मानव शिकार 21 मार्च 1930 में किया गया। लगभग 5 सालों तक इन्होंने उस क्षेत्र में आतंक बनाया हुआ था। ये शेर 1500 वर्ग मील क्षेत्र में एक्टिव रहे थे। इतने बड़े क्षेत्र में सिर्फ 2 मैन ईटर्स को खोज निकालना और उनको अपनी गोली से मार देना, ये वास्तव में बहुत बड़ा काम था, जिसका जिम्मा जिम कॉर्बेट ने अपने सिर ले लिया था। 19वीं सदी की शुरुआत में, जैसा कि आप और हम जानते हैं, पहाड़ी गांव में संचार की कोई आधुनिक व्यवस्था नहीं थी। वहाँ एक गांव से दूसरे गांव किसी खबर को भिजवाने के लिए केवल 2 ही तरीके थे। पहला तरीका था एक व्यक्ति एक गांव से दौड़कर दूसरे गांव जाए और फिर वहां वो खबर सुनाए। फिर उस गांव से दूसरे गांव भी इसी तरह खबर भिजवाई जाए। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका जो खबर भिजवाने का था कि गांव का कोई व्यक्ति किसी ऊंची चट्टान या मकान पर चढ़कर जोर से कू की आवाज़ करे। इस कू का जवाब पास के गांव के कोई भी व्यक्ति कू करके देते। जब इस आवाज़ का जवाब मिल जाता तो चिल्लाकर खबर को बताया जाता। इसी प्रकार एक गांव से दूसरे गांव होते हुए ये खबर पूरे क्षेत्र में फैलाई जाती। ये काफ़ी टाइम टेकन प्रोसेस थी। चौघड़ एक ऐसा क्षेत्र है जहां पहाड़ियों पर ठंडियों के समय में काफ़ी ठंड पड़ती है और गर्मियों के समय घाटी में काफ़ी गर्मी। 1920 के दशक में कुमाऊं में 3 मैन ईटर्स काफ़ी एक्टिव थे। पहला जो मैन ईटर था वो मोहान का, दूसरा कांडा और तीसरा चौघड़ का। चौघड़ मैन ईटर ने अन्य मैन ईटर्स के मुकाबले ज़्यादा मानव हत्याएं की थी। इसलिए जिम कॉर्बेट सबसे पहले चौघड़ अभियान पर निकल पड़े। अप्रैल 1929 में इस अभियान की शुरुआत की गई। इस क्षेत्र में मारा गया अंतिम व्यक्ति एक 22 वर्ष का नौजवान था। जिम कॉर्बेट जब उस व्यक्ति के गांव पहुंचे तो जिम कॉर्बेट के वहां पहुंचने के 10 दिन पहले ही इस नौजवान को शेर ने मार डाला था। जिम कॉर्बेट के वहां पहुंचते ही उस 22 वर्षीय नौजवान जिसको शेर ने मार डाला था, उसकी दादी माँ जिम कॉर्बेट के पास पहुंच गई और उसने जिम कॉर्बेट को बताया कि उस लड़के के अलावा उसका दुनिया में कोई नहीं बचा है। हाँ, उसके पास 3 दुधारू भैंसें हैं, मगर अगर इनकी ज़रूरत जिम कॉर्बेट को हो तो वो स्वेच्छा से उन्हें देने के लिए तैयार हैं। जिम कॉर्बेट ने उस महिला को आश्वासन दिया कि जैसे ही उन भैंसों की ज़रूरत उन्हें होगी वो उनको मंगवा लेंगे। ये आश्वासन देकर उन्होंने उस बूढ़ी औरत को वापस भेज दिया। शेर को अंतिम बार वहाँ से 10 मील दूर डलकानिया नामक जगह पर देखा गया था, जहाँ उसने एक पति पत्नी को मार खाया था। अगली सुबह जिम कॉर्बेट उस जगह के लिए निकल पड़े। 10 मील की दूरी कठिन चढ़ाई वाली थी। 8 मील तय करने के बाद वो अपने नौकरों के साथ एक छायादार पेड़ के नीचे सुस्ताने लगे। कुछ ही देर बाद 4 आदमी उनके पास हाँफते हुए पहुँचे और जिम कॉर्बेट को बताया कि यहाँ से 10 या 12 मील दूर कुछ महिलाओं पर शेर ने हमला कर दिया है। अभी दोपहर के 2 बज रहे थे। खड़ी चढ़ाई चढ़ने के कारण
उनके नौकर काफ़ी थक चुके थे। ऐसे में उनको 10 मील और चलने के लिए राजी करना कठिन कार्य था। इसलिए दोपहर का भोजन करने के बाद उन्होंने अपने नौकरों को डलकानिया गांव, जो पास में ही 2 मील पर था, वहां भेज दिया और खुद अकेले अपनी राइफल के साथ शेर की तलाश में निकल पड़े। आदमखोर शेर के क्षेत्र में कदम कदम पर खतरा बना रहता है। ऐसे में हर झाड़ी या चट्टान के पीछे शेर हो सकता है, इसलिए काफ़ी सावधानी से जिम कॉर्बेट को आगे बढ़ना था। अभी तो वो आधी दूरी ही तय कर पाए थे कि शाम ढलने लगी। ऐसे में अब वापस मुड़कर गांव भी नहीं जाया जा सकता था और ना ही आगे बढ़ा जा सकता था। जिम कॉर्बेट के लिए जंगलों में रात बिताना कोई बड़ा काम नहीं था। सामान्य जंगलों में तो वो नीचे ज़मीन पर ही घास या पत्तों का बिस्तर बनाकर सो जाते थे, लेकिन मैन ईटर टाइगर के क्षेत्र में ज़मीन पर सोना पागलपनी होता है। इसलिए जिम कॉर्बेट ने एक पेड़ पर चढ़कर अपनी राइफल एक टहनी पर बांध दी और निश्चिंत होकर पेड़ पर सो गए। कुछ ही घंटे वो सोए थे, तभी रात में उन्हें नीचे कुछ खुरुचने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा मानो कोई जानवर पास के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। शुरुआत में तो वो डर गए, लेकिन तभी उन्हें ध्यान आया कि उनके पेड़ के पास में ही कुछ काफल के पेड़ हैं। काफल एक फल है जो गर्मियों को महीने में पहाड़ों में होता है और काफ़ी मीठा है। अक्सर भालू परिवार इन्हीं काफलों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाते हैं। पास ही में एक भालू परिवार काफल के पेड़ पर चढ़कर काफल खा रहे थे। ऐसे में पूरी रात जिम कॉर्बेट को जागकर ही बितानी पड़ी। सुबह होते ही जिम कॉर्बेट उस गांव में पहुंचे जहां शेर ने कुछ औरतों पर हमला कर दिया था। उस गांव में केवल 2 झोपड़ियां और एक गौशाला थी। पिछली शाम जब औरतें नीचे खेतों की तरफ गेहूं काट रही थी, तभी एक शेर चुपके से उस गेहूं के खेत में लेट गया। वो तो समय रहते ही एक आदमी ने ऊपर गांव से शेर को देख लिया और हल्ला मचा दिया। औरतें भागते हुए वापस गांव में सकुशल पहुंच गई। शेर घुर्राया और वापस झाड़ियों में चला गया, जहां पहले से ही एक शेर गरज रहा था। दोनों शेर रात भर दहाड़ते रहे। गांव के लोग डर कर दरवाजों के पीछे से बस यही अनुमान लगा रहे थे कि कहीं शेर पास तो नहीं आ रहे हैं। अगले दिन जिम कॉर्बेट को आता देख उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया कि आखिर इस महात्मा को उन 2 शेरों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान ने भेज दिया है। जिम कॉर्बेट का नाम उस समय में गांव में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था नरभक्षी शेरों का शिकार करने के लिए। गांव वालों के अनुरोध पर जिम कॉर्बेट ने पूरा दिन उस गांव में पहरा दिया, जब तक कि आखिरी गेहूं की फसल कट नहीं गई। शाम के समय जब खेतों से फसल काट ली गई थी, तब जिम कॉर्बेट को खाने के लिए पेशकश की गई, लेकिन उन गांव के लोगों की आर्थिक दशा काफ़ी दयनीय थी। इसलिए जिम कॉर्बेट ने खाने की पेशकश को ठुकरा दिया और सिर्फ चाय देने के लिए कहा। लेकिन उस गांव में लोगों के पास चाय भी नहीं थी, तो उन्होंने दूध में खूब सारा गुड़ डालकर जिम कॉर्बेट को पीने के लिए दिया। दूध पीने के बाद जिम कॉर्बेट नीचे घाटी की तरफ चल दिए, जहां शेर पिछली रात दहाड़ रहे थे। अभी तक सिर्फ अंदाज़ा लगाया जाता रहा था कि शेर के साथ एक भरा पूरा बच्चा भी है, परंतु पिछली रात 2 शेरों के बोलने से ये पक्का हो गया था कि उसमें से एक शेरनी है और शेरनी के साथ एक बच्चा भी है, जो कद में शेरनी के बराबर ही है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई शेरनी आदमखोर होती है तो उसका शावक भी आदमखोर होगा, लेकिन जोखिम लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अक्सर माँ के द्वारा मारे गए आदमी या व्यक्तियों के शिकारों को देखकर शावक भी व्यक्तियों को अपना शिकार समझने लगते हैं। ऐसे में दोनों को ही मानना मजबूरी थी। गांव छोड़ते समय ही शाम ढलनी शुरू हो गई थी। 2 घंटे की खोजबीन के बाद भी शेरों का कोई सुराग नहीं मिला।
एक और रात पेड़ पर गुजारने के लिए उन्होंने एक सुविधाजनक पेड़ को चुना और सुबह तक निश्चिंतता से सोते रहे। अगली सुबह से लेकर दोपहर तक उन्होंने आसपास की जगह का चप्पा चप्पा छान मारा, पर शेर नहीं मिले। तभी उन्हें गांव की तरफ से किसी आदमी द्वारा निकाली गई कू आवाज़ सुनाई पड़ी। ऊपर पहाड़ी पर खड़ा एक आदमी ये आवाज़ निकाल रहा था। जिम कॉर्बेट ने उस आवाज़ का उत्तर उसी आवाज़ में दिया। उत्तर मिलते ही उस आदमी ने जिम कॉर्बेट से पूछा, क्या मैन ईटर को मारने के लिए आप ही आए हैं? जिम कॉर्बेट ने हाँ में उत्तर दिया। उसने चिल्लाकर जिम कॉर्बेट को बताया कि पास में ही शेर ने एक बड़ी गाय को मार डाला है। ये जगह उस पहाड़ी के दूसरी तरफ थी जिसकी घाटी में जिम कॉर्बेट थे। जिम कॉर्बेट ने उस आदमी को वापस गांव भेज दिया और अकेले ही पहाड़ी का गोल चक्कर काटकर उस जगह पर पहुंच गए जहां पर गाय को घसीटने के निशान थे। घसीटनों का पीछा करते हुए कुछ ही मीटर वो आगे बढ़े होंगे कि उन्हें गाय का पैर दिखाई पड़ा जो हवा में हिल रहा था। शुरुआत में तो उन्हें समझ में नहीं आया कि गाय का पैर हिल क्यों रहा है, लेकिन बाद में वो समझ गए। दोनों शेर अपने शिकार पर टूटे पड़े थे उसको खाने के लिए। मांस को चीरने और हड्डियों के टूटने की आवाज़ ऐसी थी मानो किसी भी इंसान का खून जमा दे। आगे बढ़ने पर शेर सामने ही मिलते, लेकिन उनके सामने अचानक से ही जिम कॉर्बेट के पहुंचने पर या तो शेर हमला कर देते या भाग जाते। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक शेर को ही निशाना बनाया जा सकता था। जिम कॉर्बेट हल्के कदमों से पीछे की तरफ हटे और पीछे हटने के बाद उन्होंने पहाड़ी की तरफ से एक गोल चक्कर लगाया और शेरों के ऊपर की एक तरफ एक चट्टान पर चढ़ गए, जहां से नीचे देखने पर दोनों शेर दिखाई पड़े। एक शेर गाय का पिछवाड़ा खा रहा था और दूसरा शेर पास में ही अपने पंजे चाटकर साफ कर रहा था। दोनों शेर लगभग एक ही आकार के थे, परंतु पंजे चाटने वाले शेर का रंग कुछ फीका लग रहा था। जिम कॉर्बेट ने अंदाज़ा लगाया कि ये फीका हल्का रंग शायद शेरनी की बढ़ती हुई उम्र के कारण हो, और यही वो शेरनी है जो आदमखोर है। इसलिए जिम कॉर्बेट ने उस शेरनी पर निशान लगा के ट्रिगर दबा दिया। गोली लगते ही शेरनी पीछे की तरफ झुकी और वहीं गिर पड़ी। दूसरा शेर जो पास ही में गाय के पिछवाड़े को खा रहा था, गोली चलने की आवाज़ सुनते ही वो भाग खड़ा हुआ। इससे पहले कि जिम कॉर्बेट उस पर निशाना लगाते, वो झाड़ियों में ओझल हो गया। जिस शेर को जिम कॉर्बेट ने गोली मारी थी उस पर जिम कॉर्बेट ने पत्थर फेंककर ये पुष्टि कर ली कि कहीं शेर जिंदा तो नहीं है। नहीं, शेर तो मर चुका था। शेर को पास से मुआयना करने पर जिम कॉर्बेट को पता चला कि जिस शेर को उन्होंने शेरनी समझ के गोली चलाई थी वो तो मादा शावक है। मैन ईटर शेरनी जिम कॉर्बेट की इस छोटी सी भूल के कारण बच निकली थी। इस छोटी सी भूल का खामियाजा 12 महीनों में 15 लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा था। अगर वो शेरनी उस दिन मार दी गई होती तो अगले 12 महीनों में 15 लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़ती। लेकिन गलती जिम कॉर्बेट की भी नहीं थी, क्योंकि दोनों ही शेर मादा थे और ऐसे में कौन माँ है और कौन बेटी, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही था। अक्सर जो शेर रहते हैं बढ़ती उम्र के साथ उनका रंग फीका हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मादा शावक थी उसका ही रंग फीका था, जबकि जो उसकी माँ शेरनी आदमखोर थी उसका रंग गाढ़ा पीला कलर का था। अक्सर नरभक्षी शेरों के शावक भी नरभक्षी बन जाते हैं। हो ना हो, इन दोनों माँ बेटी ने मिलकर ही कितने आदमियों को मौत के घाट उतारा था। उस मरी हुई मादा शावक की खाल निकालने के बाद अब इतना समय नहीं बचा था कि वापस गांव लौटा जा सके। इसलिए जिम कॉर्बेट ने एक और रात पेड़ पर ही बिताने की सोची। पिछली
2 रात भी वो पेड़ पर ही सोए थे। इस बार भी उन्होंने एक पेड़ को चुना जिस पर वो अपनी रात बिता सकें, लेकिन आज का चुना हुआ पेड़ उतना आरामदायक नहीं था। वो पूरी रात सो नहीं पाए। रात में कई बार जो माँ शेरनी थी उस जगह के आसपास बोलती रही, लेकिन जैसे ही सवेरा होने लगा तो उसकी आवाज़ जंगलों के भीतर जाकर गायब हो गई। सवेरे जब आसपास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगी, तब जिम कॉर्बेट नीचे उतरकर शेर की खाल को अपने कोट में बांधकर गांव की तरफ चल पड़े। पिछले 60 घंटों से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, सिर्फ 1 गिलास दूध पिया था। ऊपर से इतनी भारी खाल लेकर चलने में उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे शेर की खाल का वजन भी बढ़ता जा रहा है। गांव पहुंचने पर वो देखते हैं कि लगभग 100 से अधिक आदमी आपस में बात कर रहे हैं। उनमें से किसी का भी ध्यान जिम कॉर्बेट पर तब तक नहीं गया जब तक कि उन्होंने शेर की खाल को आंगन में पटक नहीं दिया। गांव वालों का मानना था कि जिम कॉर्बेट को शेर ने मार डाला है। इसी बात पर वो लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन जिम कॉर्बेट के जो नौकर जो पहले भी कई अभियानों में जिम कॉर्बेट के साथ गए थे, उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया। पूरी रात केतली में चाय गर्म की जाती थी कि कहीं जिम कॉर्बेट वापस आने पर चाय मांगे तो चाय बनाने में ज़्यादा समय ना लगे। जिम कॉर्बेट खाल जिसको अपने कोट में बांधकर ढो रहे थे, उसके अंदर से टपकते हुए खून की वजह से उनके पूरे कपड़े ख़राब हो गए थे। पिछले 3 दिनों से उन्होंने नहाया भी नहीं था। जंगलों में रात बिताने और सिर्फ 1 गिलास दूध पीने के कारण वो काफ़ी थक गए थे। अब उनकी योजना बस खाना खाकर आराम करनी थी। भरपेट भोजन कर लेने के बाद जिम कॉर्बेट सोने जाने की सोच ही रहे थे कि बिजली कड़की और उसके बाद ज़ोरों से बादल गरज उठे। तूफान आने वाला था। खेत में गड़ी टेंट की खूंटियाँ काम चलाने में असमर्थ थी, इसलिए गांव में से जल्दी जल्दी बड़े बड़े खूंटे मांगकर ज़मीन में गाड़े गए और तंबू की रस्सियाँ इन दोनों खूंटों से बांध दी गई। सुरक्षा के लिए पड़ाव में उपलब्ध सारी रस्सियों का तंबू के ऊपर ताना बाना बना दिया गया। आंधी पानी का तूफान 1 घंटे तक चला और इस तंबू द्वारा झेला जाने वाला ये सबसे ख़राब तूफान था। कितनी ही सहायक रस्सियाँ कैनवास फटकर तंबू से अलग हो गए थे, परंतु खूंटे और ताना बाना बनाई गई रस्सियाँ ठीक ठाक बनी रही। अधिकांश वस्तुएं पूरी तरह से भीग गई थीं और कुछ इंच गहरा छोटा सा नाला तंबू के एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक बह रहा था। जिम कॉर्बेट का पलंग फिर भी सूखा बना रहा। 10 बजे तक उनके आदमियों को सुरक्षित बंद दरवाजे वाले मकान में पहुंचाया गया, जिसे गांव वालों ने इन नौकरों के लिए दे दिया था। जिम कॉर्बेट अपनी भरी राइफल साथ लिए सोने के लिए लेट गए और अगले 12 घंटों तक सोते रहे। अगले दिन उनका समय ज़्यादातर अपना सामान सुखाने और शेर की खाल साफ करने और खूंटियों पर उसे फैलाने में व्यतीत हुआ। जब ये काम चल ही रहे थे तो गांव वालों ने भी अपने खेत के कामों से 1 दिन की छुट्टी ले ली और उनके पास आकर उनके अनुभव सुनने और अपने अनुभव सुनाने के लिए भीड़ लगा दी। जो भी आदमी वहाँ उपस्थित था उसका 1 या उससे अधिक संबंधी मारा गया था और कई लोगों के शरीर पर नरभक्षी द्वारा दांतों और पंजों से किए गए आघात के चिन्ह भी थे, जो वे मरकर अपने साथ ही ले जाएंगे। ये सच है कि नरभक्षी पहले एक ही था, परंतु विगत महीनों में जब बचाव दल उनका शिकार बने मानवों के अवशेष ढूंढ कर लाने के लिए गए तो उन्हें मारे गए शिकार पर 2 शेर मिले और 1 पखवाड़ा पूर्व ही एक आदमी और उसकी पत्नी दोनों एक साथ मारे गए, जो उनके लिए इस बात का पर्याप्त प्रमाण थे कि दोनों शेर पके पकाए नरभक्षी बन चुके थे। अगले 10 दिनों के अंदर शेरनी की कहीं से कोई खबर नहीं मिली और ये दिन उन्होंने सवेरे अपने कटड़े
देखे जाने कटड़े मतलब जो भैंस के बच्चे रहते हैं उनको जंगल में बांधने, पूरे शाम तक फिर उनकी जगह चेंज करने, इसी सब में ये 10 दिन व्यतीत किए, लेकिन कोई भी शेरनी की खबर नहीं मिली। लेकिन 10वें दिन उनको एक समाचार मिला कि पहाड़ी के पीछे एक गड्ढे में एक गाय मारी गई है। मारे जाने की जगह देखकर जिम कॉर्बेट को संतोष हो गया कि ये गाय किसी शेर ने नहीं मारी है, बल्कि ये तो किसी बुढ़े तेंदुए ने मारी है। तेंदुआ यानी लेपर्ड, जिसके फुटप्रिंट्स जिम कॉर्बेट ने बहुत बार देखे थे। गांव वालों की शिकायत थी कि ये बूढ़ा तेंदुआ पिछले कई सालों से उनके पालतू ढोर डंगरों को और बकरियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा था। इसलिए जिम कॉर्बेट ने उसे मारने के लिए बैठने का निश्चय किया और मारी गाय के पास ही बनी एक कम गहरी गुफा में बैठने का प्लान बनाया। गुफा में वो थोड़ी देर ही बैठे थे कि उन्हें गड्ढे की दूसरी तरफ से नीचे आता हुआ लेपर्ड दिखाई पड़ा। उस पर गोली चलाने के लिए वो अपनी राइफल उठा ही रहे थे कि गांव की तरफ से एक बहुत घबराहट भरी आवाज़ उन्हें पुकारते हुए सुनाई पड़ी। इस अचानक से पुकार का एक ही कारण हो सकता था, इसलिए जिम कॉर्बेट तेज़ी से उस गुफा से निकले, जिसको देखकर तेंदुआ भी हैरत में पड़ गया। पहले तो वो ज़मीन पर लेटकर चौड़ा हुआ, फिर नाराज़गी जाहिर करते हुए फिर उसी रास्ते से लौट गया जिस रास्ते से वो आया था। वापस लौटकर जिम कॉर्बेट उस आदमी के पास पहुँचे। आदमी ने जिम कॉर्बेट को बताया कि पास ही में एक स्त्री को शेर ने अभी अभी मार डाला है। वे पहाड़ियों पर दौड़ते हुए नीचे जाने लगे, जिधर की तरफ शेरनी ने उस स्त्री को मार दिया था। जिस समय शेरनी ने उस महिला पर हमला किया, उस समय गांव के और भी लोग आसपास ही खेतों में काम कर रहे थे। शेरनी के हमला करने के बाद जैसे ही शेरनी उस महिला को गर्दन से पकड़कर वापस ले जाने ही वाली थी कि तभी गांव वाले तेज़ी से चिल्ला पड़े और पत्थरों से मारकर उस शेरनी को मजबूर कर दिया कि वो वापस जंगल में लौट जाए। शेरनी के वापस जाते ही धीरे धीरे कदमों से वो लोग उस महिला के आसपास इकट्ठा हुए। वो देखते हैं कि महिला बेहोश पड़ी है। उनको ऐसा लगता है कि इतने गहरे घाव लगने के बाद ये महिला ज़रूर मर गई है, और वो उस महिला को वहीं छोड़कर वापस गांव में आ जाते हैं। गांव में आने के कुछ देर बाद ही वो जो घायल महिला थी वो भी कैसे भी अपने चलते हुए वापस से गांव में जाती है। गांव में उसको आता हुआ देख सभी लोग चौंक जाते हैं, जिसे वो मरा हुआ समझकर छोड़ आए थे। वो कैसे अपने पैरों पर चलकर यहाँ तक आ सके। वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर महिला थी। जिम कॉर्बेट जब उस भीड़ को चीरते हुए उस घायल महिला के पास पहुँचे, तब वो देखते हैं कि महिला के जो सिर का आधा भाग है वो कट कर लटक गया है, और उसके सीने पर इतने गहरे घाव हैं कि जिनके अंदर से खून जो है बह रहा है। आसपास की ज़मीन पर खून ही खून पड़ा था। ऐसे में उस महिला का 2 या 4 घंटे से ज़्यादा जीवित रहना मुश्किल ही था। लेकिन फिर भी गांव वालों की संतुष्टि के लिए जिम कॉर्बेट ने उसकी प्राथमिक चिकित्सा करने की सोची। गांव में कोई पट्टी या मेडिकल किट नहीं थी या कोई दवाई नहीं थी, इसलिए जिम कॉर्बेट ने अपनी कमीज का कुछ हिस्सा फाड़ा। उस पूरे गांव में एक ही कैंची थी जिसका प्रयोग वहाँ का एक दर्जी किया करता था। दर्जी जिसकी मृत्यु 4-5 साल पहले ही हो गई थी, उसके मरने के बाद उसकी पत्नी उस कैंची का प्रयोग आलू खोदने में करती थी। जिम कॉर्बेट के हाथ में जब वो कैंची आई तो उन्हें देखकर ये बहुत निराशा हुई कि इस गांव में एक कैंची भी नहीं है। उन्होंने गर्म पानी में अपने कमीज में से जो पट्टियाँ फाड़ी गई थी उनको धो के घाव को साफ़ किया, और अपनी कोट में से एक पीली बोतल में कुछ दवा निकाली जो तरल अवस्था में थी। ये दवा उनको एक अंग्रेज़ी डॉक्टर ने दी थी।
और ये दवा वो लगभग 1 साल से अपने कोट के अंदर लेकर चले थे, ताकि ऐसी परिस्थिति में जब उन पर या किसी और पर शेर हमला कर दे तो उन घावों पर इस दवा को प्रयोग किया जा सके। जिम कॉर्बेट ने पूरी बोतल उस महिला के घाव पे उड़ेल दी। उनको ये यकीन नहीं था कि ये बच पाएगी, लेकिन वो कहते हैं कि अगले 10 दिनों में ही महिला के घाव ठीक होने लगे। एक बार की दवा जो उन्होंने उसके शरीर पर लगा दी थी, उसका असर काफ़ी ज़्यादा था, वो महिला बच गई। ऐसा ही एक वाक़या कुछ दिनों बाद भी हुआ। एक महिला जिसका बहुत छोटा सा बच्चा था, वो लकड़ी चुनने के लिए जंगल में गई थी। तभी शेरनी ने उस पर हमला कर दिया। इस बार भी शेरनी उसको मार नहीं पाई और गांव वाले इस बार भी उस लड़की को मरा हुआ छोड़कर जंगल में छोड़ आए थे और वो महिला धीरे धीरे घसीटते हुए वापस से गांव लौट आई थी। जब तक वो महिला वहाँ गांव लौट आई थी, तभी जिम कॉर्बेट भी वहाँ पहुँच गए थे। भीड़ में से उन्होंने उस लड़की को देखा तो देखा कि उसके भी घाव उतने ही ज़्यादा गहरे थे जितना कि पिछले महिला के, लेकिन इस बार उनके पास वो दवा मौजूद नहीं थी। वो दवा सिर्फ उनके पास एक ही शीशी थी। अब शेरनी ने जितने भी हमले किए थे उसमें जो डेथ रेट थी, मृत्यु दर, वो काफ़ी कम हो गई थी। शेरनी के पंजे अब अपने शिकारों को पूरा मारते नहीं थे, बस उनको घायल ही कर पाते थे। ऐसे में अब बहुत से लोगों के घायल होने के चांसेस बढ़ गए थे। इसलिए जिम कॉर्बेट ने वहाँ के डिप्टी कमिश्नर से रिक्वेस्ट की कि प्रत्येक गांव में जो मेडिकल किट है वो पहुँचाई जाए, और उनकी इस अपील को माना भी गया और प्रत्येक गांव में मेडिकल किट पहुँचा दी गई, जिसके वजह से आने वाले समय में बहुत से लोगों की जान बच गई। अगले कुछ दिनों तक जिम कॉर्बेट का ये रूटीन बन गया था कि वो जो 3 बछड़े अपने साथ लेकर चले थे, उनको एज ए चारे के लिए वो जंगलों में जगह जगह पर बांध देते थे। और जब वो देखते थे कि रात में या दिन में उन बछड़ों को शेर ने नहीं मारा है, तो वो उनकी जगह चेंज कर देते थे। इसी तरीके से ये क्रम काफ़ी दिनों तक चलता रहा। शेरनी का कोई अता पता नहीं लग सका। 11 अप्रैल 1930 की एक दोपहर जिम कॉर्बेट अपने तीनों बछड़ों को जंगल में बंधवाने के इरादे से अपने बंगले से 1 मील दूर एक जंगल में आए थे, जहाँ से सड़क पहाड़ी को पार करती थी और कालागढ़ पर्वतमाला के उत्तर से पश्चिम मुख की तरफ जाती थी। वहाँ उन्हें लोगों की एक बड़ी टोली मिली जो जलाऊ लकड़ियाँ बीनने के लिए निकले थे। इस टोली में एक बूढ़ा आदमी भी था, जिसने पहाड़ी से नीचे जहाँ वे लोग खड़े थे उससे कोई 500 गज की दूरी पर उगे हुए नए बाज वृक्षों के एक झुंड की ओर संकेत करते हुए कहा कि ये वही झुंड है जहाँ 1 महीना पहले नरभक्षी ने उसके एकमात्र पुत्र 18 साल के लड़के को मार डाला था। जिम कॉर्बेट ने उस बूढ़े आदमी के बेटे के मारे जाने का उसके पिता द्वारा वृत्तांत नहीं सुना था, इसलिए जब वे सड़क किनारे बैठे धूम्रपान कर रहे थे तो उनको उस बूढ़े आदमी ने अपनी आपबीती सुनाई। उस जगह को दिखाते हुए जहाँ उसका लड़का मारा गया था, जहाँ कुछ बचा खुचा उस लड़के का अवशेष मिले थे, उसने बताया कि उस लड़के की मृत्यु का कारण वो 25 लोग हैं जो उस दिन उसके साथ जलाऊ लकड़ियाँ बटोरने के लिए निकले थे। ये सुनकर आसपास के जो लोग जिम कॉर्बेट के पास में ही खड़े थे, उन्होंने प्रतिवाद किया कि उस लड़के की मौत के जिम्मेदार वो लोग नहीं हैं, बल्कि वो लड़का स्वयं ही है। उस लड़के के चिल्लाने के वजह से ही वहाँ भगदड़ मच गई थी। तब वो बूढ़ा आदमी बोला कि वो तो एक बच्चा ही था, उस बच्चे की इतनी छोटी सी गलती की वजह से तुम लोग उसको मरने के लिए वहीं छोड़ गए थे। जिम कॉर्बेट ने इस गर्मा गर्मी को शांत करने के लिए उस बूढ़े आदमी से वादा किया कि जहाँ उस बेटे को मारा गया था वहीं पर वो अपना एक जवान बछड़ा बांधेंगे।
ये कहकर वो आगे निकल पड़े। जिम कॉर्बेट के साथ उस समय उनका एक परम मित्र माधव सिंह भी था और साथ में 2-3 नौकर भी थे। आगे बढ़ने पर एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वो योजना बना रहे थे कि अब इस जवान बछड़े को कहाँ बांधा जाए। उन्होंने एक चीड़ के पेड़ को चुना और उसको ऊपर से काट दिया और उसी पर उस जवान बछड़े को बांध दिया। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने माधव सिंह को एक पेड़ पर चढ़ा दिया और वहाँ उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाने, जैसे पहाड़ी लोग करते हैं, जंगल से पत्तियाँ या लकड़ी काटते समय वो तेज़ आवाज़ में गाना गाते हैं, उसी तरीके से माधव भी पेड़ पर चढ़कर तेज़ आवाज़ में गाना गाने लगा और अपनी कुल्हाड़ी से उस पेड़ के तने पर वार करने लगा। जिम कॉर्बेट का इरादा था कि इस आवाज़ को सुनकर अगर नरभक्षी शेरनी कहीं आसपास में है तो वो ज़रूर उस स्थान की ओर चल पड़ेगी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि जिम कॉर्बेट को अचानक से आभास हुआ कि वो बड़े खतरे में हैं और उनके पीछे शेरनी कहीं ना कहीं उनको चुपके से देख रही है। लेकिन जिम कॉर्बेट के साथ जो उनके नौकर थे, उन्होंने जिम कॉर्बेट को समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, उनको तो ऐसी कोई अनुभूति नहीं हुई है। खैर, जिम कॉर्बेट माधव सिंह को वहीं छोड़कर वापस से उस क्षेत्र के आसपास का जायज़ा लेने के लिए निकल पड़े। उनके साथ साथ पीछे उनके 2 नौकर भी चल रहे थे। तीखी ढलान से नीचे उतरते हुए जिम कॉर्बेट अपने पैरों के सहारे और अपने हिप्स के सहारे जब चट्टान से फिसलते हुए नीचे उतरने लगे, तभी उनके पीछे जो 2 नौकर थे वो चट्टान से कूद पड़े और जिम कॉर्बेट के अगल बगल आके गिर पड़े। तो जिम कॉर्बेट ने उनसे पूछा कि तुम लोग इस तरीके से कूद कर क्यों नीचे गिर गए। तो उन्होंने बताया कि साहब, हमने किसी शेर के गुर्राहट की आवाज़ सुनी है। जिम कॉर्बेट जो फिसल के नीचे की तरफ आ रहे थे, शायद कपड़ों के रगड़ाहट की वजह से उनको वो आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। खैर, ये जानकारी भी महत्वपूर्ण थी। आगे बढ़ने पर एक चट्टान से जैसे ही वो अपने दाहिने तरफ मुड़े, तभी वो अचानक से रुक गए। उनको रुकता हुआ देखकर उनके जो 2 नौकर उनके पीछे चल रहे थे, वो भी अचानक से एकदम शांत खड़े हो गए। जिम कॉर्बेट के ठीक सामने ही शेरनी ऐसा लग रहा था मानो मुस्कुराते हुए उनको देख रही है, कि जैसे जिस शिकार को वो काफ़ी देर से उनके पीछे लगकर मारना चाहती थी, वो ठीक उनके सामने ही आ खड़ा हुआ है। जिम कॉर्बेट ने एक हाथ में उल्लू, जो पक्षी है उल्लू, उसके अंडे लिए हुए थे। जब वो पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे, तभी उनको एक चट्टान में घोंसले में उल्लू के अंडे दिखे थे। उन्होंने जंगली पक्षियों के अंडों का एक संग्रह अपने नैनीताल के आवास पे बनाया था, जिसमें उल्लू के अंडे नहीं थे। इसलिए उन्होंने सोचा था कि इस उल्लू के अंडों को वो अपने संग्रह में शामिल कर लेंगे। इसलिए उन्होंने अपने उल्टे हाथ में उस उल्लू के अंडों को उठा लिया था। अपने दाहिने हाथ में छाती के अक्रॉस करके उन्होंने अपनी राइफ़ल पकड़ी थी, जो .275 बोर की थी और हल्की वजनी थी। ऐसे में जिम कॉर्बेट अगर थोड़ी सी भी हरकत करते तो या तो वो शेरनी उन पर हमला कर देती या वापस से जंगल में भाग जाती। इसलिए जिम कॉर्बेट ने अपने बाएं हाथ के अंडों को नीचे गिराया नहीं और उनको उसी हाथ में पकड़े रहे। अब सिचुएशन ये थी कि जिम कॉर्बेट के बाएं हाथ में अंडे हैं और दाहिने हाथ में .275 बोर की एक राइफ़ल जो हल्के वजन की थी। वो जो राइफ़ल थी उसका मुंह शेरनी की तरफ ना होकर के लगभग 45 डिग्री अलग दिशा में था। इस 45 डिग्री के कोण को कम करते हुए शेरनी पर गोली दागनी थी, लेकिन इतने पास से शेरनी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जिम कॉर्बेट के हाथों को लकवा मार गया। डर के मारे उनके हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे, पैरों के अंदर कंपन शुरू हो गया था।
उन्होंने शेरनी से अपना आई कांटेक्ट बनाए रखा है। शेरनी भी उनकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वो आंखों में ही कुछ उनसे बात कर रही हो। जिम कॉर्बेट ने धीरे धीरे से अपनी राइफ़ल का मुंह शेरनी की तरफ बढ़ाना शुरू करा और जैसे ही उन्हें लगा कि हाँ अब शेरनी एकदम राइफ़ल के ठीक सामने है, उन्होंने गोली दाग दी। गोली दागते ही शेरनी के अंदर कुछ विशेष हलचल नहीं हुई, बस हाँ जो उसके आंखों में मुस्कुराहट थी वो अब गायब हो गई थी। उसकी जगह अब दर्द ने ले ली थी। शेरनी जो एकदम अपने पंजों पर बैठी हुई थी वो धीरे धीरे पीछे की तरफ लुढ़की और जिस जगह पर उसको गोली मारी गई थी वहाँ से एक खून की धार फूट पड़ी। अब रोमांच खत्म हो चुका था। माधव सिंह जो ये नज़ारा ऊपर पेड़ से देख रहा था वो नीचे उतरा और जिम कॉर्बेट के पास आया। जिम कॉर्बेट ने उसे अपने हाथ से राइफ़ल पकड़ाई। अक्सर होता है कि जब आदमी जंगल में या किसी भयानक चीज़ के सामने पड़ जाता है तो उसके दिमाग के साथ साथ उसके हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे जब समय बीतता है तब उसको एहसास होता है कि उसने अपने हाथों से क्या कर दिया है। जिस शेरनी का शिकार करने के लिए जिम कॉर्बेट इतने महीनों में कई बार इस जगह पर आकर प्रयास कर चुके थे, आज उस शेरनी का अंत उन्होंने कर दिया था। जिम कॉर्बेट वैसे तो अंधविश्वासी नहीं थे, लेकिन पहाड़ी लोगों के बीच रहते रहते वो भी कुछ चीज़ें मानने लगे थे। पिछले कई मौक़ों पर वो शेरनी के आसपास आए थे, लेकिन उनको शेरनी पर निशाना लगाने का मौका नहीं मिला था। लेकिन कुछ ही देर पहले जो 2 अंडे उन्होंने अपने हाथ में लिए थे उसने उनकी किस्मत बदल दी थी। कुछ ही देर में उन्होंने उस शेरनी को मार दिया था, इसलिए उन्होंने उन अंडों को वापस से उसी घोंसले में रख दिया जहाँ से उन्होंने उसे उठाया था। आज की कहानी दोस्तों यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ पर लाइक, कमेंट एंड शेयर करते रहें। आप लोगों का प्यार मुझको बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है ताकि मैं इसी तरीके की स्टोरीज आप लोगों के बीच लाता रहूं। धन्यवाद।